हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को कैसे हम ग्राफिकली ऐड करते हैं और उसका रिजल्टेंट को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ को देखेंगे, फिर पॉलीगन लॉ और फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ को भी देखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में करते क्या है, जैसे कुछ वेक्टर्स हमारे पास इस तरह से दे रखा है, वेक्टर ए और कोई दूसरा वेक्टर बी इस तरह से दे रखा है। तो दोनों को हमको ग्राफिकली ऐड करना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए को कहीं पे लिखते हैं। अगर इस ए वेक्टर को हम इस जगह पे लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसी के पैरेलल में और उसी के डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का अगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो वेक्टर ए हो जाएगा। और ये इसका टेल है तो उसको इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। और उसके बाद वेक्टर बी की बात करते हैं तो वेक्टर बी का टेल को पकड़ेंगे और टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखेंगे और उसी डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का बढ़ा के लिख देंगे तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। और ये का फाइनल पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया प्रोसेस का। तो अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो वही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। किसका रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। किसका रिजल्टेंट, तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर रहता है इस तरह से, वेक्टर पी और कोई वेक्टर क्यू रहता है, तो इसको हमको ट्रायंगल लॉ से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो वेक्टर पी को पहले लिखेंगे तो वेक्टर पी तो ऐसा ही है, वेक्टर पी हो गया। और इसके हेड पर इसका टेल को रख देंगे तो टेल को रखेंगे तो इस डायरेक्शन में टेल भाग मतलब वेक्टर क्यू भाग रहा है। अब ये इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट है तो दोनों को मैच कर देते हैं। तो यही रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू हो गया। तो इस तरह से हम ट्रायंगल लॉ का यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर को हम स्केच कर सकते हैं दो वेक्टर का। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अगर हमको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो उसका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है उसको जान लेते हैं। जैसे कि ये वेक्टर एक पॉइंट पे आ रहा है, कोई दूसरा वेक्टर इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, और दो वेक्टर किसी एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है। ये मान लेते हैं वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है। ठीक है, ये मान लेते हैं वेक्टर आर था और ये वेक्टर एस था। और कुछ इस तरह से भी वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है। इसके बीच में एंगल अल्फा है, इसके बीच में एंगल मान लेते हैं फाई है। तो आर और एस के बीच में एंगल कितना है, तो थीटा होगा। ये सही है, ट्रू है। पी और क्यू के बीच में एंगल फाई होगा, ये भी ट्रू है। लेकिन ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अल्फा गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी नहीं बता सकते हैं या तो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिले या दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ जाए। तो यहाँ पर वेक्टर बी बाहर जा रहा है, तब ये बीटा एंगल गलत होगा। ये 180 माइनस बीटा इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी पॉइंट से वेक्टर बी बाहर जा रहा है और ए भी बाहर जा रहा है, तो ये सही है। तो यहाँ 180 माइनस बीटा इज द करेक्ट आंसर। ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत था, लेकिन ये वाला सही हो गया अब। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल पता चल गया, या तो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिले या दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ जाए। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम ट्रायंगल लॉ में, इसीलिए हमको समझना था जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे देखते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कोई वेक्टर्स है इस तरह से हमारे पास, ये वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी इस तरह से दे रखा है।
ठीक है, इसको हमको पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ से इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मतलब इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमको निकालना है। तो सबसे पहले स्केच कर लेते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ये वेक्टर ए हो गया और इसका हेड ये है, तो वेक्टर बी का टेल को यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये वेक्टर बी हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर देते हैं। और ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, तो अब इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका रिजल्टेंट को हमको निकालना है। और इसके बीच का एंगल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा एंगल होगा जब दोनों वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा। तो इसी लाइन की तरफ बाहर जाएगा वेक्टर ए, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जिसका ये हाइपोटेनियस होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको पता चल जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक का हमको लेंथ पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए तो हम इस रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ पर सी और यहाँ पे डी। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी। तो इसमें हमको ए डी को निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर आया। ये वेक्टर ए है और यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है और हमने इसको एक्सटेंड किया था और ये इसका रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वाला। इसका एंगल थीटा मान लिए। ए बी सी और ये डी मान लिया। ठीक है, ये वेक्टर आर वेक्टर है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट मीन ए बी लेंथ के इक्वल होगा और इसको हम ए वेक्टर कह सकते हैं। और मोड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको हम लिख सकते हैं बी डी, स्मॉल डी है, बी डी या वेक्टर बी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो डी सी कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा बी साइन थीटा और ये बी सी कितना होगा, बी सी हो जाएगा बी डी हो गया बी साइन थीटा और बी सी हो जाएगा आपको बी कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। ये थीटा है और ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा आपको बी साइन थीटा। कंपोनेंट जैसे ब्रेक करते हो उसे ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बी साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, बेसिक में सीखना पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से समझा देते हैं उसको आपको। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे 10th में या 9th में। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है, ये बी है, इसका मैग्नीट्यूड इस हाइपोटेनियस का, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं बी, बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो आपको बी है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। इसीलिए हमने इसको लिखा था बी साइन थीटा और इसको क्या लिखा था, बी कोस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर हम कोस थीटा लिखेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन
एल बेस तो आपको बी है और इसका हाइपोटेनियस बी है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तब बेस का वैल्यू हमने बी माना है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी cos थीटा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बी cos थीटा और इसको बोलते हैं बी sin थीटा। ठीक है, तो चलिए फिर से वहाँ पे, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है बी sin थीटा और इस लेंथ को लिखा हमने बी cos थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। अब हमको चाहिए आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके इक्वल टू है, ए डी के इक्वल टू है, और ए डी की बात करें तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस लगा लेंगे इसमें, ये 90 डिग्री है, तो किसका स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर, दैट मीन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए है, अब प्लस ये लेंथ, और ये लेंथ कितना है बी cos थीटा, और उसके बाद इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर पाइथागोरस से, तो ये हो जाएगा बी sin थीटा का स्क्वायर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं। पास आर इज इक्वल टू आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए बी, और ए बी इक्वल टू हो गया आपको वेक्टर ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद बी sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएं तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप करते क्या है, इसको और इसको दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो उसको एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर लिखते हैं और बी स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा, इतना होगा। इसको हमने यहाँ लिख लिया, और इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आगे हमारे पास हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए डी का लेंथ, वो हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल लॉ से मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिख दिए। ठीक है, तो हमने देखा अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं इतना के इक्वल टू लिख सकते हैं ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। तो ट्रायंगल लॉ से हमने ये देखा। चलिए अब पॉलीगन लॉ को समझते हैं। तो पॉलीगन लॉ में अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, मोर देन 2 वेक्टर, और ये वेक्टर सी है और ये कोई वेक्टर डी है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा उसका वैल्यू हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तीनों वेक्टर का, चारों वेक्टर का सम का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, यहीं शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर ए को लिखेंगे, तो वेक्टर ए को हमने लिख लिया, और वेक्टर बी को, तो ये वेक्टर बी होगा। ए जहाँ पर उसका हेड आया उसी पर बी का टेल को रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे टेल और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे, तो वेक्टर बी हो जाएगा ये। अब वेक्टर सी इधर भाग रहा है, तो यहाँ पर सी को रख देंगे, तो वेक्टर सी आ गया। और वेक्टर सी पर डी का टेल को रखेंगे, तो ये डी हो गया वेक्टर, तो डी वेक्टर हो गया। तो शुरू यहाँ से हुआ तो इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे, प्रोसेस यहाँ ख़त्म हुआ तो इसको
फाइनल पॉइंट बोलते हैं। और अब हम इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अगर इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको हम ग्राफ पेपर पे रूलर से स्केच करके इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड को हम निकाल सकते हैं स्केल पे। तो हमको यहाँ पर मेनली जानना था पॉलीगन लॉ क्या है। जब टू और मोर देन टू वेक्टर्स को जब हम ग्राफिकली ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं। अगर पॉलीगन कंप्लीट हो तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है, इस पे 3 फोर्सेस लग रहा है, F1 F2 और F3। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स 0 है तो ये पॉलीगन एक ट्रायंगल बनाएगा। तो ये ट्रायंगल जो बनेगा, ये F1 इधर लग रहा था, उसके बाद F2 इधर लग रहा था और F3 इस तरफ लग रहा था। तो ये जो बनेगा, ये F1, ये F2 और ये F3 एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाएगा। ऐसा नहीं जो ये ट्रायंगल ऐसा 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 अधूरा बन जाता। अधूरा बनता तो ये इनिशियल हो जाता और ये फाइनल, तो ये 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर 0 है तो इसको कंप्लीट ट्रायंगल बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर नेट वेक्टर सम 0 हो तो वो कंप्लीट पॉलीगन बनाएगा। अगर नेट 0 नहीं होगा तो इनकम्प्लीट बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा। जैसे यहाँ पर ये 0 कभी नहीं होगा, 0 वेक्टर कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका खाली है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया और यहीं तक रहा, और इतना तो खाली ही रहा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि टोटल फोर्स का सम 0 हो रहा था। तो पॉलीगन लॉ हमको समझ में आ गया। मोर देन टू वेक्टर को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। अब चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ, जिसका यूज हम लोग बहुत बार करेंगे, चाहे वो 11th में करें चाहे 12th में करें। पास कुछ वेक्टर्स इस तरह से दे रखा है, वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी इस तरह से दे रखा है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे ग्राफिकली तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, हम पहले वेक्टर ए को लिखते थे और वेक्टर ए के हेड पर हम वेक्टर बी के टेल को लिख के इनिशियल और फाइनल को मिलाते थे। तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाता था और इसको एक्सटेंड करके पाइथागोरस लगा के हम इसका रिजल्टेंट को निकाल चुके हैं पिछले स्लाइड में। तो हमारे पास दे रखा था वेक्टर ए कुछ इस तरह से और वेक्टर बी इस तरह से दे रखा हुआ था। तो हमको पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए लिख लेते हैं और यहाँ पर वेक्टर बी, क्योंकि इसमें टेल टू टेल मिलाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल और ट्रायंगल लॉ में टेल टू हेड मिला के पाइथागोरस लगाते हैं। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो करते क्या है, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें एडजेसेंट साइड वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो। तो ये वेक्टर बी यहाँ है, तो इसी के पैरेलल में अगर खींचेंगे उतने ही मैग्नीट्यूड का ये भी वेक्टर बी होगा और यहाँ खींचेंगे तो ये वेक्टर ए हो जाएगा और इसके बीच का एंगल थीटा है। इसको एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना मैग्नीट्यूड इसका होगा। इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड बी होगा। अगर ये थीटा है और ये पैरेलल टू दिस लाइन तो ये भी थीटा होगा और ये बी है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हो जाएगा बी कोस थीटा।
और इसका डायगोनल जो देगा यही रिजल्ट देगा आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। पॉइंट ओ है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर पॉइंट डी है। तो हमको डायगोनल ओ डी को निकालना है। ओ डी मीन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इस आर को हमको निकालना है। तो हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ओ बी प्लस बी सी का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं इसको। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा ट्रायंगल लॉ में किया तो वैसा ही हो रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 2ab कोस थीटा और इससे हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो आर वेक्टर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सिंपली हमारे पास आर वेक्टर का रिजल्टेंट जो आ गया इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इतना ही हो जाएगा इसका। तो अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं अगर कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इसका डायगोनल देगा जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई वॉल है, यहाँ पर कोई हिंज है, एक फोर्स इधर लग रहा है 8 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लग रहा है 12 न्यूटन का और यहाँ पर 30 डिग्री है। तो दोनों फोर्स के कारण इस पे कितना फोर्स का रिजल्टेंट निकलेगा, यानी टोटल फोर्स कितना लगेगा दोनों फोर्स को मिला के। तो उसको हम सिंपली पैरेललोग्राम लॉ से लिख सकते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए तो आपको 8 है, बी 12 है, तो 8 इंटू 12 इंटू कॉस 30। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 144 और यहाँ पर हो जाएगा 192 cos 30 और इसमें वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ है। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ढूंढ के लाएंगे, उस पर आपको करा देंगे, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसमें क्वेश्चन कराने से पहले हम उसका कुछ समरी भी करवा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।